आज के इस पौली मौजूद पार्टी के संत कबीर नगर ज़िले के प्रभारी जनाब शोएब आजम साहब, ज़िला पंचायत सदस्य ज़िला पंचायत सदस्य जनाब साकिब अंसारी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब जावेद अहमद साहब, ज़िला पंचायत सदस्य मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इरशाद आलम उर्फ अच्छू भाई, जनाब रमेश गौतम साहब, जनाब जयचंद यादव जी, जनाब बाबूलाल गौतम जी, जनाब गुलाम नबी इदरीसी साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब हैदर अली साहब, जनाब मजहर आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी हादी साहब, जनाब इंजीनियर फैज़ान साहब, जनाब इरशाद खान साहब, जनाब डॉक्टर शफीक साहब, जनाब फैज़ान साहब यूथ के महासचिव, जनाब अबू साद साहब विधानसभा अध्यक्ष, जनाब शहजाद साहब, और आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए पार्टी को जनाब रिफतुल्लाह अंसारी साहब जो CPM में थे, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उन्होंने रुकनियत ली। मैं पार्टी में अपनी जानिब से और तमाम कार्यकर्ताओं की जानिब से मैं उनका पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। जनाब सुनहन प्रधान इमरान साहब जो कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की में शमूलियत कर रहे हैं, मैं इनका भी अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। और आप तमाम नौजवानों, बुज़ुर्गों, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाले मेरे दुकानदार भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ़ एक सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तहरीक, एक आंदोलन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज़ नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हुआ था, जब भारत के अंदर दबों को दबाया जा रहा था, पिछड़ों को कुचला जा रहा था, मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम किया जा रहा था। तो ऐसे वक्त में सरज़मीन दक्कन यानी हैदराबाद से एक आवाज़ उठी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले मज़लूम मुसलमान, दलित, पिछड़े समाज के लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम आपके दरमियान में सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि आने वाला ज़िला पंचायत का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेगी। रिजर्वेशन जैसे ही आएगा फ़ौरन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर अपनी उम्मीदवारी करना चाहते हैं, तो पार्टी के ज़िला अध्यक्ष और यहाँ के जो प्रभारी हैं विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क करके वो अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज ज़रूरत है एक ऐसे सियासी प्लेटफॉर्म की जो हमारे लिए एक आज़ाद सियासी प्लेटफॉर्म हो। 1947 के बाद से हम लोगों ने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। आपको याद होगा, आप तारीख़ में नहीं जाते हैं, तारीख़ को पढ़ते नहीं। मैं आपको बता दूं, देश की आज़ादी के महज 30 सालों बाद इस देश के अंदर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 30,000 से ज़ायद दंगे हुए, जिसमें अक्सरियत जानी और माली नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो मुसलमानों का हुआ। लगभग 2.5 लाख मुसलमान, अगर हम पर एक दंगे पर अगर हम 5 मौतें रखते हैं तो लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। 2.5 लाख लोगों में 90% मुसलमान मारा गया। हुकूमत किसकी थी? कौन यहाँ पर हुकूमत कर रहा था? ये सवाल हमारा उन सियासी पार्टियों से है जो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ामात लगते हैं। इल्ज़ामात लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, कोई दलित भाई नहीं है, बल्कि वो हमारा कलमागो भाई मुसलमान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है।
जिस समाज ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। अगर आपको देखना है तो अपने दलित भाइयों को देख लीजिए। 1947 के बाद इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की सबकी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन इस देश में मुख्य धारा से अगर सबसे पहले कोई कटा तो वो दलित समाज कटा, उसके बाद कोई कटा तो वो मुस्लिम समाज कटा। लेकिन दलित वक्त से पहले होश में आ गए। उनका एक नेता जिसका नाम काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की तादाद 22% है, जिसमें 16 जातियां दलितों की है, जिसमें 15 जातियां दलितों की वो है जो 11% है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें मंदिरों में जाने की भी इजाजत है, जिन्हें जो अक्सर व बेशतर वो समाज बीजेपी के साथ रहता है। मेरी मुराद खटिक समाज से है, मेरी मुराद वाल्मीकि समाज से है, मेरी मुराद कोरी समाज से है, मेरी मुराद धोबी समाज से है, पासी और पासवान से है। ये 11% है। इन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत है। लेकिन जो 11% और है जिन्हें संविधान ने अनटचेबल कहा है, यानी अछूत कहा है, वो उत्तर प्रदेश में 11% है। उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। उनके समाज के नेता थे मान्यवर काशीराम, जिनका ताल्लुक पंजाब से था। उत्तर प्रदेश में आकर के अपने समाज के बीच में गए और जाकर के यही संदेश दिया, कहा है मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें ना लूटी जाए, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, काशीराम पर इल्जाम लगाया। लोगों ने काशीराम को क्या क्या नहीं कहा। काशीराम को लोगों ने जनसंघ का आदमी कहा, क्योंकि उस वक्त बीजेपी नहीं थी। यही बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। काशीराम को लोगों ने कहा कि ये तो जनसंघ से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने आया है। और इल्जाम किसी ने नहीं, मुसलमानों ने नहीं, बल्कि काशीराम के समाज के पुराने कांग्रेसियों ने लगाया था। बाप और बेटे घर में झगड़ा करते थे। बाप कहता था कि नहीं कांग्रेस मेरी पार्टी है, बेटा कहता था नौजवान की नहीं काशीराम मेरा नेता है और नीला परचम मेरा परचम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज से 30 साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे 30 साल, तो आप याद कीजिए कि ये जो 11% जिसे लोग अछूत समाज कहते हैं, इनके घरों में, इनके बर्तनों में कोई पानी नहीं पीता था, कोई अपने लोटे में इन्हें पानी नहीं पिलाता था, कोई अपनी चारपाई पर इन्हें बैठने नहीं देता था, कोई अपनी कुर्सी पर इन्हें बैठने नहीं देता था, स्कूल में इनको अच्छा एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, और तो और इनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे, इनकी बस्तियों में अस्पताल नहीं होते थे। सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में इनका नौजवान होता था। मॉब लिंचिंग करके इनके नौजवानों को मार दिया जाता था, झूठे मुकदमे लगाए जाते थे, बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, लेकिन इनकी FIR थाने में नहीं लिखी जाती थी। और कब? जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 MP इनके समाज का था। कितना? 131 MP, क्योंकि हिंदुस्तान में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो सीट है जिसमें 131 सीट रिजर्व है। उस पर जीत करके जाने वाला दलित समाज SC ST का बेटा होगा, लेकिन फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिलता था। क्या ये बात गलत है कि इनके पैरों, इनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि ये जमीन पर ना थुके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी? इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। आपके घरों के जानवर मर जाते थे, आप इन्हें बुलाते थे, आपके जानवर को ले जा करके मैदान में उसकी चमड़ी को छील करके बाजारों में बेचा करते थे और उसके गोश्त को ले जा करके अपने बच्चों को खिलाते थे। कब? जबकि इनका 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था।
इनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि सुबह उठते थे, हमारे घर की, अपने घर की नहीं, दूसरों के घरों की गंदगी को पहले साफ करते थे। इन्हें एक बदुआ मजदूर और गुलाम बना करके आजाद हिंदुस्तान में रखा गया था। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि इनका नेता नहीं था, इनका डंडा नहीं था, इनका झंडा नहीं था। लेकिन जब काशीराम आए तो काशीराम ने यही कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, यही वो सत्ता की चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। काशीराम पर लोगों ने इल्जाम लगाया, काशीराम का मजाक उड़ाया, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ। उसने कहा नहीं, अपने बाप से झगड़ा कर लिया। बोले पिताजी, तुमने पूरी जिंदगी गुलामी की है, हम गुलामी नहीं करेंगे। बाप मजबूर हो गया बेटे के सामने। उसने कहा ठीक है बेटा, तू जा अपनी जिंदगी जी ले। तो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये नौजवान खड़ा हुआ। दुनिया ने देखा कि महज 9 सालों के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काशीराम अगर पौली गांव में आते, अपने समाज के बीच में जाते, तो 20 किलोमीटर दूर अगर नौजवान सुनता कि पौली गांव में मान्यवर काशीराम जी आए हैं, तो अपनी साइकिल अपने घर से निकालता, उस पे नीला झंडा लगाता, पैंडल मारते हुए पौली गांव में जाता और मान्यवर काशीराम के विचारों को सुनता और सुन करके दूसरे गांव में उनके विचार को, उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम करता था। इस तरीके से वो बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ा। एक एक घर तक वो मूवमेंट गया। वो 11% मुत्तहिद हुआ। उसके घर की खवातीन मुत्तहिद हुई, महिलाएं मुत्तहिद हुई। आपने देखा कि आज भी बीएसपी का अगर प्रोग्राम होता है और बहन कुमारी मायावती जी जाती है, तो मर्दों से ज्यादा औरतें दोपहर का खाना सुबह में बना करके प्लास्टिक में पैक करके, लेकिन बहन जी के विचारों को सुनने के लिए जाती है। ये मोहब्बत उनकी अपनी पार्टी, अपने डंडे, अपने झंडे से है, ये वफादारी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो 11% मुत्तहिद हुआ, उसे इंसाफ मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7% यादव समाज मुत्तहिद हुआ, अपने कौम के एक बेटे को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन उस समाज ने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया? यकीनन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि अगर इस प्रदेश में किसी ने फूट डालो, राज करो कि राजनीति की शुरुआत पहले की थी, तो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव था। आपको अजीब सा लग रहा होगा मेरी बात सुन करके। भैया यहां से या तो हट जाइए या तो बात मत करिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बोलने से। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। क्या ये बात गलत नहीं है कि मुलायम सिंह ने अपनी जिंदगी में एक अंसारी आदमी को पकड़ा, ले जा करके लखनऊ में खादी आश्रम से कपड़ा दिलवाया, पैसा दिया, एक गाड़ी दिया और कहा जाओ अंसारी सम्मेलन करो, मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव होंगे। एक कुरैशी को पकड़ा, कपड़ा दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया और कहा जाओ कुरैशी सम्मेलन करो, मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव होंगे। मंसूरी समाज के एक आदमी को पकड़ा, कहा जाओ ये पैसा लो, गाड़ी लो, खादी भंडार का कपड़ा सिलाओ और जाओ अपने समाज को इकट्ठा करो, मंसूरी सम्मेलन करो, मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव होंगे। इस तरीके से मुसलमानों को कई हिस्सों में तकसीम किया और जिसके मुख्य अतिथि बने, सारी डोर अपने हाथ में रखी, वो मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को कई टुकड़ों में बांटने का काम किया। लेकिन उस डोर को अपने हाथ में रखा। जिस तरीके से एक बाज, आप जानते हैं ना बाज के बारे में, जिससे लोग शिकार करते, एक चिड़िया बाज है, बाज से शिकार किया जाता है। वो बाज की जब ट्रेनिंग होती है तो कैसे होती है पता है आपको? उसको जाते हैं, पहले कंपा लगा के उसको फंसाते हैं, फंसाने के बाद
वो शिकारी उसको घर पर लाता है, उसकी दोनों आंख को सील देता है, बंद कर देता है। उसको 2 दिन तक अंधेरे में रखा जाता है, यानी आंख बंद है तो वो सामने अंधेरा है। उसको खाना सिर्फ उतना दिया जाता जितने में वो जिंदा रह सके। 2 दिन के बाद उसकी आंख को खोला जाता। जो उसकी आंख खोलता वो मालिक उसके सामने रहता है, ताकि वो आंख खोलते ही देखे कि इसने मुझे बचा लिया, मैं तो अंधेरे में था, मैं तो भूखा था। उसकी आंख खोल करके उसको हाथ पे बैठा करके पेट भर उसको खाना खिलाया जाता है, पेट भर उसको खाना खिलाया जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उसके पैर में रस्सी बांधता है वो शिकारी, बांध करके उसको थोड़ी दूर पेड़ पर बैठाता है, गोश्त का लोथड़ा दिखाता है, अपने पास बुलाता है तो उड़कर। उसके पैर में रस्सी इसलिए है क्योंकि अभी उसकी वफादारी पर शक है, कहीं ये उड़ ना जाए, इसलिए उसके पैर में रस्सी है। उसको गोश्त दिखाता है, बुलाता है, कम खाना खिलाता है। फिर जब भूखा हो जाता फिर उसकी ट्रेनिंग चालू करता, गोश्त दिखाता, बुलाता, इस तरह रस्सी को ढील दे करके दूर से बुलाना शुरू करता। जब उसको यकीन हो जाता है कि अब ये मेरा वफादार बन चुका है, तो उसकी रस्सी को उसके पैरों से खोल देता है, फिर उसको दूर भेजता है, फिर गोश्त दिखाता है तो वो दौड़ करके आकर के उसके हाथों पर बैठ जाता है। अब वो बाज़ ट्रेन हो गया, अब वो अपने मालिक का वफादार हो गया। जब वो वफादार हो जाता है तो वही शिकारी परिंदा लेकर के उसका मालिक मैदान में जाता है और दूसरे परिंदों का उसी परिंदों से शिकार करवाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा शिकार करवाने के लिए, हमारे समाज का शिकार, हमारे वोटों का शिकार करवाने के लिए कभी अंसारी सम्मेलन, कभी मंसूरी सम्मेलन, कभी कुरैशी सम्मेलन, कभी रायनी सम्मेलन करवाया गया, जिसकी बागडोर लखनऊ के हाथ में थी, कभी मुलायम सिंह के हाथ में थी, तो अब अखिलेश यादव के हाथ में है। और शिकार किसका करवाया गया? अरे वो तो पालतू परिंदा अखिलेश यादव का था, उसने शिकार एक आजाद परिंदे का किया, यानी हमारा किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आपकी आजाद सियासी पार्टी नहीं होगी, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते, सुन लो, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के नाम नेहाद चपरासियों और दलालों, सुनो और मेरी बात का जवाब तुम देना। अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो आंध्र प्रदेश, मौजूदा वक्त में तेलंगाना में आज तक बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाई है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत नुमाइंदगी आज भी तेलंगाना के अंदर है और कभी बीजेपी अपोजिशन में भी नहीं आई है। हुकूमत बनने की बात तो छोड़ दो। हम बीजेपी की भी टीम है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की औरत मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव क्या कहती है? राजा प्रताप सिंह एक बीजेपी का मंत्री है जिसने कहा कि मुसलमानों की मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, इनके मदारिस में ताला लगा दिया जाए, इनको नमाज पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। ये कल उसने कहा। अपर्णा यादव ने आज उसके बयान का सपोर्ट किया और कहा कि राजा प्रताप सिंह बात सही कह रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को बंद कर दिया जाए। सुन लो, राजा प्रताप सिंह और अपर्णा यादव कि मुसलमानों की मस्जिदों को या हमारे मदारिस को तुम नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लें या तुम्हारे गुजरे बाप दादा ना बंद कर सके, ना बंद होगी इंशाअल्लाह ताला। तुम शायद भूल गए, तुमने आजाद हिंदुस्तान की लड़ाई की वो तारीख नहीं पढ़ी है जिसमें हमारे उलमा इकराम ने इसी मसाजिद और इसी मदारिस से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। तुम शायद भूल गए कि रेशमी रूमाल की तहरीक हमने चलाई थी, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं चलाई थी। 52 साल तक हमारे तिरंगे को आरएसएस के लोगों ने
अपने मुख्यालय नागपुर पर नहीं लगाया था। सुन लो, इस तिरंगे को बनाने वाले भी हम हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले भी हम हैं। ये देश जितना नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव का है, ये देश उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली, शोएब आजम का भी है। हम किराएदार नहीं है, हम किराएदार नहीं है। जो किराएदार थे वो चले गए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये देश जितना तुम्हारा है, ये देश उतना ही हमारा है, और इस देश को हम अब बंटने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई आजादी की चल रही थी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। इस देश को बचाने के लिए हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। जैसे हमने 50,000 से ज्यादा हमारे उलमाए कराम ने शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर मुसलमानों की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया था अंग्रेजों ने। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इस कुर्बानी को देने को तैयार हैं, लेकिन हम देश को न बंटने देंगे, न इस देश को टूटने देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज क्या वजह है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई निशाना है तो वो मुसलमान है। कभी आपने सोचा आपकी शरीयत में मुदाखलत, आपके खाने पर पाबंदी, आपकी अजान से दिक्कत, आपकी मसाजिद मदारिस से दिक्कत, आपकी दाढ़ी टोपी से दिक्कत, कभी आपने सोचा? आप नहीं सोचते। आप तो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट डालते हैं। यकीनन हम बीजेपी को हरा सकते हैं, जैसे हमने सीमांचल में भी बीजेपी को नहीं जीतने दिया। सीमांचल के अंदर जहां हम चुनाव लड़े, किसी सीट पर हमने बीजेपी को नहीं जीतने दिया। जिस तरीके से तेलंगाना में आज तक हमने बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने दिया, इंशाअल्लाह हम बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी जान की कुर्बानी देकर के बीजेपी को रोकूं। ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है, ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव के समाज की भी है, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी के समाज की भी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ शौकत के समाज की नहीं है। हम तो 1947 के बाद से सेकुलरिज्म के अलंबरदार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब ये बोझ हम अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज इस देश में सबसे पिछड़ा कोई समाज है, दलित से बदतर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो क्या कोई इनकार करेगा इस बात से कि वो मुसलमान है? कोई इनकार करेगा? अरे सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। कैसे हमारे हालात तब्दील होंगे? हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस की हिफाजत कैसे होगी? हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग कैसे रुकेगी? हमारा नौजवान आज जेल की सलाखों में ज्यादा है। 14% सरकारी आंकड़े के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14% हिंदुस्तान में हमारी आबादी है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से जेल की सलाखों में हमारा 27% है। क्यों? हम तो आधे से ज्यादा हम तो जेल की सलाखों में है ना। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अज़हुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो ये सपा के दलाल ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी दलाली की दुकानें बंद होगी, क्योंकि नौजवान जाग चुका है, नौजवान खड़ा हो रहा है, हमारी माएं और बहनें जागरूक हो रही हैं, हमारे बुजुर्ग हमें दुआएं दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इन्हें डर है। बिहार में हम लोगों ने 6 सीटें मांगी थी। क्या मांग लिया था हमने? तुमने 2.5% वाले को 16 सीट दे दी, 18% वाले को तुमने 6 सीट भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुसलमान को या मुस्लिम लीडरशिप को
सियासत में ये लोग अछूत समझते हैं। इन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन में दलित समाज के घर पर पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग खाना खाने जाते हैं। गौतम जी यहां बैठे हुए हैं, ईमानदारी से आप बता दीजिए, जब ये लोग खाना खाने जाते हैं तो आपके घर का खाना बना आपके बर्तन में खाते हैं या खाना बाहर से लेकर के और बर्तन बाहर से लेकर के जाते हैं? ये बाहर से ले जाकर के नाटक करते हैं। इसी तरह इलेक्शन में इनको सिर्फ हमारे वोटों से मोहब्बत है, हमसे नहीं है। जाओ कभी जाकर के सीमांचल का वो इलाका देख करके आओ। जब हम वहाँ जाते थे, तकरीरें करते थे, हमारे सामने तादाद होती थी, बच्चे अगर 30-40 छोटे छोटे रहते थे, 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल के बच्चे, अगर 40 बच्चे होते थे तो उसमें 30 बच्चे ऐसे होते थे जिनके बदन पे कपड़े नहीं होते थे। खुदा की कसम, मैंने फोटो भी डाला है, आप देख लीजिएगा। किसने हुकूमत की? अरे ये लालू और मुलायम सिंह का परिवार तो ये रिश्तेदार है ना, ये तो चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है ना। आजम खान तो जेल में है ना, दोनों ने मिलकर के पार्टी बनाई थी। क्यों? गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है तो अखिलेश यादव बाहर क्यों है? क्यों बाहर है? और आजम खान मुर्गी चोरी में जेल के अंदर क्यों है? उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। हम लोगों ने कहा कि वहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं तो हम बचा भी नहीं सकते, हम बचा भी नहीं सकते। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले तो उसके लिए आपको अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता काशीराम की तरह या उनके समाज की तरह आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के। अच्छा आप बताओ मुझे कि किसने ऐलान किया था कि 500,000 का नोट बंद? किसने ऐलान किया था? बताओ आप। नहीं मालूम आपको? जोर से बोलिए। एक चाय वाले ने किया था। मोदी जी खुद कहते हैं ना कि मैं स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाता था। एक चाय वाले का बेटा टेलीविजन पे रात को 8 बजे आता है और कहता है कि आज से 1000 और 500 का नोट, रद्दी कागज, आपकी हलाल कमाई का पैसा आपकी पॉकेट में रखा हुआ रद्दी कागज का टुकड़ा बन गया। ये ताकत मोदी जी को किसने दिया? सियासत ने दिया, उनके समाज ने दिया। गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो आज हमारे प्रदेश के मुखिया है, क्या थे बताओ? एक सन्यासी थे ना, गोरखपुर मंदिर में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी थे ना। उनके जो पिता है जिनको कहते हैं अवैधनाथ, वो भी तो ना उनके शिष्य ये थे। लेकिन आज आप बताओ मुझे कि इस प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं है, बल्कि योगी जी से मुंह निकली हुई मुंह की बात कानून है। क्या मेरी बात गलत है? आज देश, हमारा प्रदेश संविधान से नहीं चल रहा है, बल्कि हमारा प्रदेश योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली हुई वाणी से चल रहा है। सही है या गलत? ये ताकत उनको किसने दिया? बताओ मुझे आप, किसने दिया? अरे मैं मसाजिद अइम्मा से भी कहना चाहूंगा कि सियासत तो अच्छी चीज थी, ये आपके लिए थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। आज इंसाफ पाने का वाहिद रास्ता सियासत का है। मसाजिद मदारिस की हिफाजत का वाहिद रास्ता सियासत है। ये सियासत ही तय करती है कि राशन की दुकान पर 4 किलो चावल मिलेगा या 5 किलो चावल मिलेगा। ये कोई डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर नहीं तय करता। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हम आज निकले हैं
3-4 प्रोग्राम करेंगे। वार्ड 28 जिला पंचायत की सीट, वार्ड 29, वार्ड 27। लेकिन अगली बार जब निकलेंगे तो हम 40 प्रोग्राम करेंगे। मैं जिला अध्यक्ष मेराज साहब से भी कहना चाहूंगा और प्रभारी जी को भी कहना चाहूंगा और विधानसभा अध्यक्ष को, और मेरा कोई प्रोग्राम सड़क पे नहीं होगा, गांव के अंदर होगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जो सड़कों पे जनसभाएं होती है वो मेले का रूप अख्तियार कर लेती है। यहां जितने लोग हैं जब ये जाएंगे इनसे पूछना कि तकरीर तो किए थे, कहें हाँ यार बड़ी अच्छी किए रहें, कहन बहुत अच्छी तकरीर, कहन काव कहन हमें यार इतना मालूम काव कहन। यही होता गांव में रखिए। जरूरी नहीं है कि 500 आदमी हो, 100 आदमी भी काफी है। बात अगर समझ जाए तो वो 100 कैडर आपका तैयार होगा। अगर गांव में करेंगे तो 100 लोग अगर हम मर्द तो 100 औरतें घर के अंदर सुनेंगी, और आपसे ज्यादा वोट डालने में औरतें आगे होती हैं। हमारे लोग तो भटक जाते हैं, कहीं अरे यार मोके कसम दिलाए दिए से, कुल कसम भुलाए जाते हैं। इलेक्शन में एक का वादा बस वोट वाला उन्हें याद रहता, मैं वादा कह दिए हो। अपने अब्बा से किया वादा भूल जाते। अब्बा कहिए बेटा नमाज पढ़, अच्छा अब्बा पढ़ ना पढ़िए। और अगर केहू से कह दिए कि हम तुम्हें के वोट डलबे, जब तू जाइयो कहिए यार 2 दिन पहले आए होते, मैं फलानवा से वादा कह दिए हो, अब मैं वादा कैसे तोड़ दो। तो वो वादा नहीं रहता है, वो पॉकेट गरम रहती है और बिरयानी का देग रहता है। वो तो भटक जाएंगे, लेकिन हमारी माए बहनें कभी नहीं भटकती है। बिहार के अंदर अगर बीजेपी को बहुमत मिली है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है, जिसके खाते में बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए इलेक्शन से पहले डाले थे। सही है या गलत है? सीमांचल में अगर एमआईएम को 5 सीट मिली है और 2 सीटों पर हम मामूली वोटों से शिकस्त खाए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी माओ और बहनों का है। इनका वोट कहीं नहीं गया, एमआईएम के पास आया। बहुसंख्यक समाज का तो चला गया एनडीए के साथ, लेकिन हमारे समाज का वोट अल्हम्दुलिल्लाह, दलित समाज का भी वोट हमें मिला। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिला पंचायत के इलेक्शन में कोई आए, मैं तोरे मामू के लड़का हूं, मैं तोरे खाला के लड़का हूं। कोई कहा अबे मैं तोरी बिरादरी के हूं, उसे पूछ लिए अबे आदम हुआ कौन बिरादरी के रहन बताए दे तो जानो। जब कोई कहा मैं ये बिरादरी के हूं तो कहते आदम हुआ कौन बिरादरी के रहन। अब तय बताओ, तय आदम हवा की औलाद है कि शंकर पार्वती की है? आदम हवा की औलाद जो है वहां छोटा बड़ा काला गोरा बिरादरीवाद ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में कहा था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सहाबा इकराम लाखों की तादाद में मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने कहा, है साहबा तुम इस बात पे गवाह रहना, अल्लाह का दीन काबिल मैंने तुम तक पहुंचा दिया। साहबा ने कहा हम गवाह है अल्लाह के नबी। कहा सुनो, आज से कोई काले को गोरे पे नहीं, शेख को सैयद पे नहीं, कुरैशी को सैयद पे नहीं, मंसूरी को पठान पर नहीं, अंसारी को मंसूरी पर नहीं, किसी को एक दूसरे पर फौकियत नहीं है। उलमा कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं, तुम में सबसे अफजल वो है जिसके अंदर तकवा है। क्या मेरी बात गलत? सैयद साहब अगर खड़े होकर पेशाब कर रहे हो और रिक्शा चलाने वाला मंसूरी या अंसारी हाफिज है, तो मस्जिद में नमाज का टाइम अगर हो जाएगा तो मुसल्ले पर कौन जाएगा? बताओ आप मुझे। हमारे यहां तो छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कुरान में इस्लाम में भी मसावात है, यानी बराबरी है, तो हमारे देश के संविधान में भी मसावात है, यानी बराबरी है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जितने बड़े नरेंद्र मोदी हैं उतने ही बड़े मेराज खान भी है, सब बराबर है।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिम्मेदारी बड़ी होती है, कोई शख्स बड़ा नहीं। इस देश में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो जनता है, वो जनता है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इस देश में राजा बनाने का काम अब जनता का है। जनता जिसको चाहेगी तख्ते पर बैठाएगी, जिसको चाहेगी तख्ते पर लिटा देगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, 11% वाला हुकूमत बना लिया, 7% वाला हुकूमत बना लिया, 20% वाला क्या करेगा? दरी मंत्री बनेंगे हम लोग, दरी बिछावन मंत्री बनेंगे या कुर्सी लगावन मंत्री? बताओ आप मुझे। या जिंदाबाद का उनका नारा, हम कुर्सी अपने लिए लगाएंगे और हम बैठेंगे, दरी अपने लिए लगाएंगे, हम बैठेंगे, अपने कंधों पर झंडा अपना रखेंगे, जिंदाबाद के नारे अपने लगाएंगे। अब अपने आप को मजबूत करना करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, ये आखिरी बात बोल के, मैं तो फिल्म देखता नहीं हूं, जमाना हुआ मेरे ख्याल से 20 सालों में 2 फिल्म देखा हूं मैं। एक फिल्म अभी जल्दी आई थी, किसी कोई जबरदस्ती लेके चला गया था, पुष्पा राज, मौलाना, एक फिल्म आई थी पुष्पा राज। आप लोगों ने देखा ना? ऐसे बोलता है झुकेगा नहीं, ऐसे बोलता है ना, झुकेगा नहीं। आप लोगों ने देखा है ना? देखा है? तो वो पुष्पा राज एक गरीब बच्चा रहता है, वो जंगलों में पेड़ काटता है, चंदन के पेड़ की तस्करी करता है, तो वो मजदूर रहता है, तो वो पेड़ काटता। अच्छा, वो गाड़ियों को, जैसे पुलिस वाले चेकिंग करते हैं ना, तो वो क्या है, गाड़ियों को पास करवाता था पुलिस को चकमा दे करके। तो उसके मालिक ने, उसने क्या किया, गाड़ी को पास, उसने मालिक ने कहा कि पुष्पा एक काम कर, वो उसके मालिक, सिंडिकेट बहुत बड़ा उनका रहता, बोले पुष्पा एक काम कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा एक गाड़ी पास कराएगा तो। उसने कहा मेरे को 4 चाहिए, 5 नहीं। बोले मतलब? बोले मेरे को 5 नहीं 4 चाहिए। बोले मतलब क्या है? बोले अब मेरे को 4% चाहिए, एक गाड़ी पास कराऊंगा तो 4% चाहिए, 5 लाख नहीं चाहिए। उसके साथी बोलते अरे भाऊ तूने तो गलत किया। बोले क्या? बोले तू 5 लाख के बजाय 4 लाख ले रहा है 1 करोड़ में, 4% बोले तो 4 ही लाख तेरे को मिलेगा। बोले अबे तू समझा नहीं, 5 लाख लूंगा तो उसका नौकर रहूंगा और 4% जब रहेगा तो मैं उसका पार्टनर रहूंगा। समाजवादी के मुसलमान 5 लाख वाले हैं, समाजवादी के मुसलमान उनको 5 लाख चाहिए, लेकिन MIM वालों को 4% चाहिए। कितना? 5 लाख वाला नौकर रहेगा और 4% वाला पार्टनर रहेगा, पार्टनर। तो पार्टनर बनना सीखिए। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। बस आपसे यही मुझे कहना था। आगे बढ़िए, दलित समाज आपके साथ खड़ा होने को तैयार है। ये लोग हमको बिहार में नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, अबे चल मत दे, नहीं दिया। हम तो सिर्फ ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि देखो बी टीम कौन है। जो हम पर इल्जाम लगता था ना, हम गठबंधन नहीं करते, हम तो गए ना, तुम्हारे घर तक गए, लेटर लिख के, बोले भी, नगाड़ा लेके गए, तुम सो रहे हो तो जाग जाओ, लेकिन तुमने हमको नहीं लिया। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह हम भी आएंगे तुम्हारे पास, अखिलेश यादव, क्योंकि तुम्हारे लोग घूम घूम करके ये कहते हैं कि वैसी साहब गठबंधन करने को तैयार नहीं। बहुत सारे फोन मुझे 2022 में आए, बोले कि हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि आप लोग नहीं तैयार हैं। मैंने कहा विधायक जी से बात करा दो, आज तक बात नहीं करा पाए। झूठ परसेप्शन फैलाते हैं हमारे लोगों में जाकर के। हम भी कह रहे हैं आज इस मंच से, एक जिम्मेदार होने के नाते मैं भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2027 में सत्ता में आने से रोका जाए। उसके लिए कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन काफी नहीं है, बल्कि
कांग्रेस के साथ अगर समाजवादी का गठबंधन रहता है तो जिस तरह कांग्रेस बिहार में डूब गई, आरजेडी को लेकर के डूब गई, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी को लेकर के डूब जाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। और इस प्रदेश में आप हमसे गठबंधन करिए, हम तैयार हैं। अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे, हम तब भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी के 13 एमएलए हैं, 3 स्टेट में है, 2 एमएलसी है, 1 एमपी है। आप बताओ मुझे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर मुकेश साहनी 2.5% वाले को आप 16 सीट दे रहे हो, तो आबादी के हिसाब से 403 सीट है उत्तर प्रदेश में ना। हम 20% है, तो 20% में हिस्सेदारी कितनी होगी? 80 सीट। चलो भाई डिस्काउंट कर देना, 10 सीट कम कर देना, 70 सीट दे देना, हम उसी हिसाब से लड़ लेंगे। लेकिन जब आप हमें गठबंधन में नहीं लेंगे तो फिर हमारा गठबंधन धर्म तो खत्म हो जाएगा ना। तो हम उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तब हमें कोई नहीं कहेगा, और जो हमें कहेगा बीजेपी की बी टीम, आप अगर सुनना तो जिस तरीके से पागल कुत्ते को दूर 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 करके भगाया जाता है, उसी तरीके से इन सबों को दौड़ा दौड़ा करके गांव से बाहर निकालना करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आप लोग तैयार रहिए, डरिए मत, डरिए मत। और मैंने सुना है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो बिरादरीवाद की बात करते हैं। खुदा के वास्ते इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है, मत करो आप ये सब बातें करके। आप पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पार्टी के हिमायती नहीं है, बल्कि पार्टी के आप दुश्मन हैं, बल्कि पार्टी के ही नहीं कौम के दुश्मन हैं। जो लोग समाज में इस तरीके का तफरका पैदा करे, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फूट ना डालो। एक आदम हव्वा की औलाद अलग अलग बिरादरी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं आपसे कहूंगा कि आइए मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, और तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलेंगे आगे, चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे